नमस्कार मित्रों, मैं विवेक कुमार त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग देख रहे थे, पर्यावरण अध्ययन की श्रृंखला में हम लोगों ने लगभग 7 पार्ट पहले से क्या कर लिए हैं, प्रश्नों को हल कर लिया है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे 21 सितंबर 2014 के पेपर को, जिसमें आपके निम्न प्रश्न आए हुए थे और उन प्रश्नों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कशन करेंगे कि इन प्रश्नों को कैसे हल किया गया और इनके उत्तर कैसे हमको एग्जामिनेशन में लगाने हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला प्रश्न है, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। ठीक है, पहला है विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। ठीक, इंपॉर्टेंट लग रहा है, लेकिन हमको सब जानते हैं कि सबसे बेस्ट खोजना है। शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। फिर है शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रम को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। ठीक है, इसके बाद शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना। तो सबसे बेहतर विकल्प जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि बाकी सारे विकल्प क्या हैं, बढ़िया हैं, लेकिन जो डी विकल्प है वो विकल्प सबसे बेहतर है। उस विकल्प में ये सब चीज़ें क्या हैं, ऑलरेडी शामिल की गई हैं। अगला है कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। पहला है परिपक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना। हाँ, तो ये तो किया ही जाता है। विभिन्न पक्षियों की तस्वीर वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उसका वर्णन करना। चलिए, शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने को कहना। ठीक है, अब कह रहा है कि नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागम का प्रयोग कर रही है। ठीक है ना, तो सर देखते हैं। बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, दूसरे शिक्षकों और अभिभावक को प्रभावित करना, ये तो एकदम गलत हो गया। शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना, ये कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन बेहतर विकल्प देखना है। अपनी पाठ योजना का पालन करना। ठीक है ना, तो पाठ योजना के पालन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सबसे बेहतर है बहुबुद्धि। ठीक है ना, पढ़ने पे ऐसा लग रहा है कि तेज बुद्धि वाले, बहुबुद्धि मतलब ढेर सारे जो अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, उनकी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से इस काम को क्या किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। पहला, प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। ये तो ठीक लग रहा है, आगे देखते हैं। वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, ये भी ठीक लग रहा है। वृक्षों पर आधारित पोस्ट निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना। और है शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना और वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में क्या करना, उनको, जिससे वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में उनको क्या बोले, सहायता हो सके। ठीक, अब कह रहा है कि ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम, अब देख रहे हैं इतने पॉइंट लिखने के बाद अब ये आ रहा है निष्कर्ष में से कि सबसे कम इम्पॉर्टेंट कौन सा है। तो सबसे कम इम्पॉर्टेंट देखिए, कह रहा है कि प्रोत्साहित करना, ये तो सबसे 100% इम्पॉर्टेंट है, तो इस अब कम में तो ये आएगा नहीं। संरक्षण पर वाद विवाद, यह भी इम्पॉर्टेंट है, संवाद नहीं होगा, प्रतियोगिता नहीं होगी तब भी नहीं हो पाएगा। पोस्ट निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना, यह भी इम्पॉर्टेंट है। यह इम्पॉर्टेंट इनमें सबसे कम है इम्पॉर्टेंट यह भी, लेकिन यह कम है। शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में। ठीक है ना, तो सबसे कम इम्पॉर्टेंट क्या होगा, टी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है, मतलब ये सबसे कम इम्पॉर्टेंट होगा। देख रहे हैं। अगला है आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक प्रश्न पूछती है।
उसके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न करने का उद्देश्य डैश सुधार करना है। ठीक, अब आप भी इसी तरह करते हैं। पहला है संवेगात्मक कौशल में विकास, दूसरा है चिंतन कौशल में विकास, बोलने संबंधी कौशल में विकास और अवलोकन संबंधी कौशल में विकास। ठीक है ना, है ये सारे इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना, अवलोकन भी इम्पॉर्टेंट बहुत होता है, बोलना भी होता है, संवेग भी होता है, चिंतन भी होता है, लेकिन सबसे जो बेहतर विकल्प होता है वो होता है चिंतन, कि आप कैसे उसके विषय में अपनी राय को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और जब बात चिंतन की हो रही है तो यहाँ पे देखिए एक शब्द आया है कल्पना परक, और कल्पना परक तभी हो पाएगा जब आप क्या करेंगे, चिंतन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना, शब्दों से भी आप स्टेटमेंट को क्या करिए, पकड़ने को, क्योंकि यह क्वेश्चन देखने पे लग रहा है कि यार अवलोकन होना चाहिए, कुछ लोगों को लगा नहीं संवेग होना चाहिए, लेकिन जब कल्पना की बात आ गई तो कल्पना किससे होता है, चिंतनशील प्रक्रिया का ही क्या है, पार्ट है। तो सबसे बेस्ट विकल्प होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह ठीक है ना, यदि यह समाप्त हो जाए, पाठ पढ़ने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रकाशित करती है, उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणाओं को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण हो सकता है, ठीक है ना, इसका प्रमुख कारण हो सकता है। अब देखते हैं कौन कौन से कारण हैं। शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था। दूसरा, यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था। शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा। उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। ठीक है, तो अब देखिए सारी चीज़ें जो इसमें बताया जा रहा है, तो उसमें कह रहा है कि शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक, ये तो हम कह ही नहीं सकते कि भाई अगर आप चीज़ें अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो शिक्षार्थियों का ये ही गड़बड़ होगा, तो ये तो एकदम गलत हो गया। दूसरा प्रकरण है, यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य, यह भी हम निष्कर्ष खुद के निकाल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम सीधे डाला ही नहीं जा सकता। शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा। रोचक क्यों नहीं लगा भाई, जब अगर आप उसमें रोचकता डालेंगे तो जरूर रोचक लगेगा। उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। यह सबसे बेहतर होगा कि उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए ही जो सही पद्धति है उसका प्रयोग नहीं किया, जिस कारण शिक्षार्थियों को क्या है, अवधारणा को समझ नहीं पाए। ठीक है ना, तो बेस्ट विकल्प आपका क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। अगला है कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का प्रमुख उद्देश्य है शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना, शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना, शिक्षार्थियों की सामान्य ज्ञान का आकलन करना। तो अब आप लोग बता सकते हैं कि इसका सबसे बेहतर विकल्प कौन सा होगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए देखते हैं। कह रहा है कि शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोज और सीखें, ये तो सबसे बेहतर विकल्प है, लेकिन हो सकता है इससे भी बेहतर कोई हो, नहीं होगा तो हम इसी का चुनाव करेंगे। अगला देखते हैं, विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना। ठीक है, अवधारणाओं को की जाती है लेकिन इतना महत्वपूर्ण इससे नहीं है। शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशल में सुधार करना, केवल व्यवहारिक कौशल में ही सुधार करेंगे और बाकी कौशल फिर कहाँ जाएंगे, तो यह भी अधूरा है। शिक्षार्थियों की सामान्य ज्ञान का आकलन करना, तो यह भी क्या है, चीज़ों को सीमित कर रहा है। तो इसका मतलब यह सही होते हुए भी सबसे बेहतर विकल्प क्या है, सबसे बेहतर विकल्प ए है। बाकी चीज़ें क्या है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में 10-10, 5-5% मात्रा में क्या है, सही है, लेकिन ये पूरा आपका 80% एरिया को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है और सबसे बेहतर विकल्प के रूप में बाहर निकल करके आ रहा है। अगला प्रश्न है, ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है। अब इसका फुल फॉर्म बताना है, ये तो सभी लोग जानते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है ना, इस पर ज़्यादा डिस्कशन की आवश्यकता भी नहीं है। अगला है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं दिल्ली के। ठीक है ना, अब आपको बताना है कि दिल्ली के कैसे स्थित हैं। तो चलिए हम लोग पहले मैप की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है कि हमारा कि दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष, तो ये रहा आपका दिल्ली के सापेक्ष, ठीक है ना,
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, तो आपका ये रहा हिमाचल प्रदेश क्या है, ये शिमला राजधानी है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। ठीक, अब आपने देख लिया तीनों की लोकेशन, यहाँ पर आपका शिमला हो गया, यहाँ पे आपका दिल्ली होगा और यहाँ पर आपका भोपाल हो गया। तो चलिए अब देखते हैं इसको कैसे हम लोग अपने प्रश्न में विकल्प में कौन कौन से विकल्प हैं। पहला है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में, उत्तर और दक्षिण में, दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में। ठीक है, तो अगर इस तरह का हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका ईस्ट हो जाएगा, ये आपका वेस्ट हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, ये आपका साउथ हो जाएगा। ठीक है, तो अब उसके पूछ रहा है कि सापेक्ष स्थिति, तो एक जो जा रहा है आप। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य प्रेरित करना चाहिए, बच्चे को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त कराने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, कक्ष में होने वाली अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो कह रहा है उद्देश्य नहीं है, तो यह तो सबसे 100% सही है, तो ये तो होगा नहीं, फिर ये कट जाएगा। निकटतम परिवेश यह भी 100% है, यह भी कट जाएगा। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए यह भी क्या है, यह भी सही है। तो ये है शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे, यह नहीं होना चाहिए, नॉर्मल चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ए विकल्प सही नहीं होगा। कोई डॉक्टर एक मरीज के खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव दिया। यह मरीज किस रोग से पीड़ित हो सकता है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि इस सब में किसकी मात्रा की कमी होती है, आयरन की, और आयरन की कमी के कौन सा होता है बीमारी, एनीमिया होता है। ठीक है, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके जिसको ढंग दिए गए हैं। ठीक है ना, किस ढंग से, तो इसमें सबसे बेहतर विकल्प आपको देखना है सेक कर, उबाल कर, बेल कर, तल कर, भिगो कर, भून कर, सेक कर, तल कर, भून कर, उबाल कर, गूँथ कर और भून कर। तो सबसे बेहतर विकल्प होता है पहले सेका जाता है, फिर तल कर और फिर भून कर। ठीक है, ये इसका सही विकल्प होगा। अगला है रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं तब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। ये तो आपको पता ही है, हाँ सही है ये। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है। तो सही उत्तर आपका क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। किसकी बात कर रहा है, ओक की बात कर रहा है। ठीक है, अगर क्योंकि हम लोग ने पढ़ा था इसको कल, हम लोग ने फोटो भी इसकी देखी थी, डायग्राम भी देखा था, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा विशेष अभी ध्यान नहीं दे रहा हूँ। अगला है माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। ठीक है ना, तो इस प्रश्न में क्या था कि विवादित प्रश्न था आपके आयोग में। जब ये प्रश्न पूछा गया था तो यहाँ पर बोला गया था कि इसमें चीज़ें क्या है, थोड़ी सी है, लेकिन इसने राउंड अबाउट पूछा था। यह नेपाल का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई लगभग 8,900 मीटर्स हैं। यह भारत का भाग है, इसकी चोटी इतनी है। ठीक है ना, तो यह तो विकल्प एकदम गलत हो गया, यह भी गलत हो गया क्योंकि इतना तो मीटर होते ही नहीं ऊंचाई। जम्मू कश्मीर का भाग है, यह भी गलत हो गया क्योंकि नेपाल में स्थित। तो विकल्प ए क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन एक्चुअल जिस समय यह पूछा गया था उस समय क्या था, ये था। ठीक है, और आपको एक और फैक्ट बता देता हूँ कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या होती है, बढ़ रही है। अगर आप देखेंगे कि 100-200 साल बाद क्या करेंगे तो इसमें ज़रूर 1 सेंटीमीटर की क्या होगी, बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है ना, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है ना। अगला है ब्रॉन्ज, कांसा 2 धातुओं का मिश्रण है। यह धातुएं कौन सी हैं, यह भी आप लोग आसानी से बता सकते हैं कौन कौन सी है, तांबा और टिन। ठीक है ना, एल्युमिनियम होता नहीं है, लोहा होता नहीं है और जस्ते के बारे में कोई नहीं है। तो सीधे एक ही ऑप्शन बचा, तांबा और टिन। देख रहे हैं पर क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, अब रिपीटेड हो रहा है। सोचिए 2014 का हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, इसका मतलब 14 से जब आगे प्रश्न पत्र गए हैं तो बहुत ढेर सारी चीज़ें क्या हुई हैं, रिपीटेड हुई हैं। इसीलिए मैं आपको इन सब प्रश्न पत्रों पर क्या विशेष ध्यान दे रहा हूँ
कि अगर आपके प्रश्न पत्र अच्छे से तैयार रहे तो कम से कम 5 से 7 ऐसे प्रश्न हैं जो एकदम रिपीटेड आते हैं, वो आपके कभी भी गलत होने वाले नहीं हैं। कह रहा है कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं, यह पक्षी हैं। यह भी उत्तर बहुत सरल है आपका, चील, बाज और गिद्ध। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देना चाहिए। विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफ़िन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। श्याम पट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। ठीक है ना, तो सबसे बेहतर विकल्प जो होगा आपका, आप इसमें चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बेहतर विकल्प इसमें होगा कि शिक्षार्थियों को कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफ़िन बॉक्स खोलें, उसके पोषक तत्वों का अवलोकन करें और उसे बाद में उनकी व्याख्या करनी चाहिए। ठीक है ना, अगला है ये विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए। ये इतना संभव नहीं है, विभिन्न प्रकार में तो हजारों किस्म की होगी, आप कितना दे सकते हैं, 10-5 दे सकते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनी करने वाले चार्ट भी आपकी एक सीमा होती है, बहुत होगा, आप 10 चार्ट दिखा सकते हैं, 20 चार्ट दिखा सकते हैं, लेकिन इतने पूरे विश्व में इतने ढेर सारे भोजन के प्रकार होते हैं, आप उनको दिखा नहीं सकते। लेकिन यह काम किया जा सकता है कि जितने क्लास में बच्चे हैं उनका टिफ़िन बॉक्स खोल करके वहाँ के खुद के जो इन्वायरमेंट होता है उसके बारे में उसकी व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, डी ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। पाचन तंत्र से इससे कोई लेना देना नहीं है। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह डैश में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। दैनिक समय सारणी की चर्या में बदलाव, कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से के साथ जोड़ने, जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशील विकसित करने, जीव जंतु संरक्षण के कौशल का विकास करने। ठीक है ना, तो अब यहाँ पूछ रहा है कि कैसे ही शिक्षार्थियों की क्या करेगा, मदद करेगा। तो दैनिक तो चर्या में बदलाव, यह इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ए ऑप्शन तो एकदम ही गलत हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक, ये सही हो सकता है, लेकिन हमको अभी इस पे नहीं पहुंचना है, नीचे के भी देख लें। जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदन, ये तो भी गलत हो गया। जीव जंतु संरक्षण के कौशल का विकास करना, ठीक है ना, तो उनके जीव जंतु संरक्षण कौशल का विकास करना, ये भी क्या है, विकल्प गलत हो गया। तो सबसे बेहतर होगा कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ क्या करना, जोड़ना। बी इज द राइट आंसर। नीचे दिए गए पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने हुए हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने हुए, मैंने आपको इसकी फ़ोटो दिखाई थी और मैंने बताया था कि ये वहाँ की विशेषता है। और वो कौन सा गांव है, असम से, असम में ये पाई जाती है। तमिलनाडु, उत्तराखंड, अगर यहाँ हिमाचल प्रदेश भी होता तब भी वो क्या हो जाता, गलत हो जाता। ठीक है ना, लेह लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट से संबंधित घरों की संरचना से बराबर प्रश्न आते हैं। इनको कहीं कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और वहाँ के जितना भी स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, जिससे आपको बहुत सी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। अगला है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपांतरण आकलन का समुचित कार्य नहीं है। ठीक है, अब ये नहीं के बारे में पूछा है तो हम देखते हैं भैया नहीं में कौन सा आता है। पहला, दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज क्या करना। दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले जो है आरंभ करना। ठीक, इसके बाद है जल प्रदूषण की हानि के बारे में चर्चा करना। पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। ठीक है, तो इसके बारे में चिन्हांकन वाले ये आरेख होगा, इसको देख लीजिएगा, मैंने देखा नहीं था इसको, आरेख। ठीक है, अब इसका देखते हैं इसका सही उत्तर निकल करके सामने हमारे क्या आता है। तो सही प्रदर्शन इसमें आ रहा है समुचित कार्य नहीं है, तो नहीं। पहला है
दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अवलोकन दर्ज कराना। ये तो एकदम सही है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि नहीं पूछा है। प्रारूप चिन्हांकन वाले आरेख बनाना, हाँ यह भी किया जाता है। जल प्रदूषण की हानि के बारे में चर्चा करना और पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे जो कम इम्पोर्टेंट है वो है जल प्रदूषण की हानि के बारे में क्या करना चर्चा, क्योंकि ये छोटी चीज़ के कह रहा पर्यावरण की कक्षा में रूपांतरण आकलन का समुचित कार्य नहीं है, जबकि यह एक क्या है, जल प्रदूषण एक छोटा सा टॉपिक है। अगला है निम्नलिखित पक्षियों में कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। ठीक है ना, इसमें मैना और कौवा दोनों आता है, लेकिन मैना जो होती है वो झटके के साथ अपनी गर्दन को क्या करती है, पीछे करती है, जबकि जो उल्लू होता है वो उससे ज़्यादा अपनी गर्दन को क्या करता है, घुमा सकता है। तो सही आंसर क्या होगा, उल्लू। ठीक है, देख लीजिए ये आउल होता है, देख रहे हैं इसकी गर्दन क्या हो रही है, ये पूरा टर्न कर सकता है अपनी गर्दन को। ठीक है ना, दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी का क्या है, वाहन है। अगला है ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। ठीक है ना, तो ये एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो ये आपसे ये भी पूछा सकता है कि इस लिपि का आविष्कार किसने किया था, तो एक थे लुई ब्रेल, उन्होंने क्या किया था, इसका क्या किया था, आविष्कार किया था। और इन्होंने क्या किया था, 6 बिंदुओं के आधार पर यह लिपि क्या होती है। ठीक है, और यह होती है लगभग 64 अक्षरों और चिन्हों वाली लिपि के आधार पर इसका क्या कहता है, वर्गीकरण किया जाता है। लेकिन इसका सही उत्तर होगा 6 बिंदुओं पर। ठीक है ना, अगर आप देखेंगे जो आपके नोट होते हैं, आज आपने जेब में से एक नोट निकाल के देखिएगा, नोट के ऊपर जो उभार होता है, जो अक्षर लिखे होते हैं, वो उसमें भी इस लिपि का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब कोई प्रश्न पूछा जा सकता है कि नोट के ऊपर लिखे हुए अक्षरों में जो उभार होते हैं किस लिपि के अंतर्गत होते हैं, वो क्या होते हैं, ब्रेल लिपि के अंतर्गत होते हैं। देश में नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और उन्हें इनसे बनने वाले खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो आपको पता ही है कि ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कौन सा होगा, केरल होगा। ठीक है, अगला है कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्नलिखित में सबसे प्रभावी तरीका है। लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना। तो प्रभावी तरीकों में तो यह एकदम नहीं आता है कि आप उनको अधिक अभ्यास देंगे तो वो प्रभावी हो जाएंगे, तो ये तो एकदम गलत हो गया। अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, ठीक है, ये हो सकता है, देखते हैं। गहन जांच परख और कल्पना परख प्रश्न पूछना और अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान। तो सबसे बेहतर विकल्प होगा गहन जांच परख और कल्पना परक प्रश्न क्या करना, पूछना। ठीक है ना, तो सी इज द राइट आंसर। हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है, पहला, कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन न रखें। ठीक है, तो ऐसा संभव तो है ही नहीं, तो ये तो एकदम गलत हो गया। घर के बाहर अक्सर आने जाने से बचना, तो यह भी नहीं हो सकता। अगर घर पे रहेंगे तो कब आपके व्यक्तिगत काम कैसे होंगे, सार्वजनिक काम कैसे होंगे। अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच कराना, हाँ ये प्रदूषण के बचाव में कुछ हद तक तो काम करता है, लेकिन देखते हैं इससे बेहतर विकल्प। आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का क्या करना, प्रयोग करना, यह सबसे बेहतर हो सकता है, क्योंकि कह रहा है कि विद्यार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है, उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। तो हाँ, यह बेहतर हो सकता है कि आप आने जाने के लिए है जो सार्वजनिक साधन, जैसे दिल्ली में मेट्रो है, आपके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, फिर भी आप प्रदूषण के बचाव के लिए आप अपनी गाड़ी लेके नहीं जाते हैं, आप मेट्रो से सफ़र करते हैं। एक तो आपका समय बचता है, दूसरा आप ट्रैफिक में नहीं फंसते हैं, दूसरे प्रदूषण से हमारा पर्यावरण भी क्या रहता है, बच जाता है। तो बेहतर विकल्प आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों का अनुपालन करें। पहला है प्रश्न लिखना, रूपरेखा डिजाइन करना, प्रश्न पत्र का संपादन करना,
ब्लूप्रिंट तैयार करना। ठीक है, तो सबसे बेहतर विकल्प आपका होगा आपका 2 4 1 3। तो 2 4 में क्या है, पहले डिज़ाइन तैयार किया जाता है, फिर उसका क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है, फिर प्रश्न लिखा जाता है, और इसके बाद प्रश्न का क्या किया जाता है, संपादन किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाती हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। 3 माह के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 कुंटल होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा विकल्प क्या है, इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर रूप से दिखाता है। ठीक है, तो सबसे बेहतर विकल्प इसमें, वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से भी अधिक पत्ते या झाड़ियाँ खा लेते हैं। ठीक है ना, तो यह ठीक है, लेकिन इससे बेहतर विकल्प हमको देखना है, क्योंकि हो सकता है कभी कम खाए कभी ज़्यादा खाए, तो एकदम परफेक्ट रीज़न नहीं हो सकता। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं, यह तो एकदम गलत है, क्योंकि हाथी दिन में जो होते हैं लगभग 2 घंटे ही क्या करते हैं, आराम करते हैं। ठीक है ना, 2 घंटे, बाकी समय वो क्या करते हैं, हमेशा कार्य करते रहते हैं। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण आराम करना पसंद करते हैं, ये तो एकदम आलसी होते हैं भालुओं की तरह। ठीक है, तो यह भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 कुंटल तक होता है। यह विकल्प जो है वो ज़्यादा परफेक्ट है बी के मुकाबले। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 200 से लेकर के 300 किलो तक भी क्या कर सकते हैं, पत्तियाँ वो खा सकता है। तो है सही, लेकिन सबसे परफेक्ट विकल्प है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 कुंटल होता है। यह विकल्प क्या है, सही ज़्यादा है, और आयोग ने भी इसी को सही माना है। यदि 1 महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। इस प्रश्न के पूछने का उद्देश्य है बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना, शिक्षार्थियों की कल्पना परक और चिंतन परक कौशल का विकास करना, शिक्षार्थियों की सामान्य ज्ञान का आकलन करना, समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना। ठीक है, तो सबसे बेहतर विकल्प आपका निकल के क्या आ रहा है, आपको पता ही है कि शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशल का क्या करना, विकास करना, ये सबसे बेहतर विकल्प है। अगला है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है। तो ये थोड़ा फैक्चुअल है। ठीक है ना, तो सबसे बेहतर वहाँ के लोगों के लिए होती है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, वहाँ की अवधि सबसे बेहतर होती है। ठीक है ना, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई, आप देख रहे हैं लगातार इस टाइप के प्रश्न हम लोग पिछले 4-5 मतलब प्रश्न पत्र से करते आ रहे हैं और मिल रहे हैं। तो आपको पता ही है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी आपकी क्या है 2649, और यहाँ से जब आप इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे घंटों का, तो ये घंटे निकल के आएंगे लगभग 47.50। तो अगर आप इसको काटेंगे तो आएगा 55.76 घंटा। ठीक है, काटने पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है, और ये 55 से में ये 7 ज़्यादा है, तो राउंड फिगर में इसका उत्तर होगा 56, इसका सही आंसर होगा। अगला है, खिजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। यह वृक्ष जो है मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। हाँ भाई, ये तो एकदम सही स्टेटमेंट है। चलिए आगे देखते हैं। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं। यह छायादार वृक्ष है, इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। ठीक है भाई, यह अपने तने में जल एकत्र करते हैं और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक तो स्टेटमेंट ठीक लग रहा है, लेकिन ये पतले पाइप से पीते हैं तो ये तो एकदम गलत हो गया। तो 4 तो एकदम गलत हो गया। ठीक है, अब 4 विकल्प गलत हुआ तो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। कॉमन सेंस लगाया, अगर ऊपर के तीनों विकल्प नहीं भी आ रहे हैं तो आपका ये ऑप्शन तो ख़त्म ही हो गया। अब आप
मानते हैं कि इसमें से 1-2 ऑप्शन में आपको डाउट भी है, लेकिन बचा क्या, आपका विकल्प तो एक ही बच रहा है। आंख बंद करके अगर आप इसको टिक भी मार देते हैं तब भी आपका विकल्प क्या है, सही होगा। फिर भी जनरल नॉलेज में है, रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, हाँ सही है। जल की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये रेगिस्तानी में तो जल तो वहाँ वैसे भी नहीं है, तो ये भी सही है। छायादार, हाँ छायादार होते हैं, और बताया जाता है कि वहाँ पर जितने भी रेगिस्तानी एरिया होते हैं, हमारे यहाँ इसको समी भी कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए ये ऐसा होता है, और इसमें ये क्या करता है कि जो सूखे ग्रस्त क्षेत्र हैं वहाँ पर जो जानवरों को भोजन की समस्या आ जाती है, उसका भी कई हद तक ये क्या करता है, समाधान करता है। एक समय तो मुझे याद आता है कि जब एक बार बेहद सूखा पड़ा था, तो हिस्ट्री में बताया जाता है कि लोगों ने इस वृक्ष की छाल को खा करके भी क्या किया था, अपना जीवन यापन किया था, ठीक है ना। तो रेगिस्तान का एक बहुत बड़ा वृक्ष है, और इस वृक्ष के नीचे कहा भी जाता है कि जो भूमि होती है बहुत उपजाऊ भी होती है, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसका सही विकल्प क्या होगा, 1, 2 और 3, ठीक है। तो आज का श्रृंखला यहीं पे क्या होती है, समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट फिर अगली श्रृंखला में पर्यावरण की। बहुत ही जल्दी ये सारी श्रृंखला अब ख़त्म होने वाली है। इसके बाद हम लोग अपने नए विषय की तरफ फिर आगे बढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग अपने कमेंट डालिए, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास बराबर जाता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।